हेलो 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 फ्रेंड्स। आगे हम थर्मल प्रॉपर्टी के लेक्चर नंबर 1 में जो भी सर क्लास में क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं थर्मल प्रॉपर्टी के, हम उसको डिस्कस करेंगे विद इन 30 मिनट्स। ऐसा ट्राई करेंगे, कभी कम टाइम लग जाता है, कभी ज़्यादा लग जाता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टी का लेक्चर नंबर 1। चलो, क्या दिया है क्वेश्चन में? हीट कैन लॉस बाय बॉडी। इसमें यस नो में आपको आंसर देना है, सिर्फ यस नो में आपको आंसर देना है। मैं कलर इन्वर्ट करूँ या नहीं? मैं कॉपीराइट के डर से कलर इन्वर्ट कर लिया था, बट वो मज़ा नहीं आता कलर इन्वर्ट करने पे यार, क्लास वाली फीलिंग नहीं आती, इसीलिए मैंने फिर से कलर ऐसा बोला। बोला छोड़ो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर फिर से कॉपीराइट आता है तो चैनल डिलीट हो जाएगा, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा टेलीग्राम चैनल? बस इसी यूट्यूब चैनल के नाम से है। चलो स्टार्ट करते हैं। बॉडी हीट की प्रॉपर्टी, दो तीन चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर एक ये बॉडी है तो बॉडी कैन टेक हीट। बॉडी हीट लेती है, बॉडी हीट देती है, लेकिन अगर हम बॉडी को हीट देते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि उसकी हीट बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ना सही वर्ड है, हीट उसका बढ़ना गलत वर्ड है। और अगर हीट निकाल लेते हैं तो उसका हीट घटेगा नहीं, हीट कम नहीं होगा, बल्कि उसका टेम्परेचर कम होगा। इसको ऐसे डिफाइन करो कि किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी की फोर्स बढ़ जाती है? नहीं। किसी बॉडी को मान लो फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी की फोर्स बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती, उसका स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो जो एक बॉडी है वो अपना हीट बढ़ाती है या कम करती है? बढ़ाती और कम नहीं करती है, ये गलत है। बल्कि अपना टेम्परेचर बढ़ाती है जब उसको हीट देते हैं या लेते हैं। ठीक, अब इसको कैसे समझाऊं? मैं ऐसे समझाऊंगा कि एक कप है, उसमें चाय है। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट वाइज रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। इसमें से ऐसे हीट निकल रही है, हीट निकल रही है। अब हीट निकल रही है तो इसकी हीट कम हो गई? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। इसका टेम्परेचर कम हो गया? हाँ, ऐसा कह सकते हैं, इसका टेम्परेचर कम हो गया, क्योंकि जब रखेंगे तो धीरे धीरे चाय ठंडी होती है, तो उसमें से हीट नहीं कम होती है। हीट निकलती है लेकिन हीट कम नहीं होती है, ये बात याद रखना। हीट निकल सकती है, हीट कैन लॉस बाय बॉडी बट कैन नॉट डिक्रीज बाय बॉडी। क्यों? अगर किसी बॉडी को हम हीट देते हैं, किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाता है, ना कि अपना हीट बढ़ाता है। ठीक, आगे आप पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, उससे भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो स्टेटमेंट टाइप का ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आप किसी बॉडी को हीट देते हैं तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, मस्ट है या मे? इफ हीट गिवन टू द बॉडी देन इट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, इट मस्ट इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, या इट मे इंक्रीज। तो इसका आंसर मे वाला सही होगा, मे इंक्रीज टेम्परेचर। मस्ट नहीं आएगा। क्यों मस्ट? इसलिए नहीं आएगा कि मान लो उसने सारा हीट वर्क में यूज कर दिया या स्टेट चेंज करने में यूज कर ली, तो वो अपनी जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ा पाएगा। तो जो यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा। ऐसा होता है। जो थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ है आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इससे रिलेट करके बता दिया कि अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है कि अगर बॉडी को टेम्परेचर हीट देते हैं तो टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज होगा या मे, तो मे होगा, मस्ट नहीं होगा। तो इसका आंसर आप लोग टाइप करो, टाइप करो मतलब दो। हीट कैन लॉस बाय बॉडी, हाँ यस, हीट बॉडी लॉस कर सकती है। हीट कैन गेन बाय बॉडी, यस यस, हीट बॉडी गेन भी कर सकती है। हीट कैन इंक्रीज इन बॉडी, ये क्या है? ये क्वेश्चन नहीं समझ। हीट कैन इंक्रीज बॉडी, यहाँ पर आई थिंक हीट कैन इंक्रीज इन बॉडी, बॉडी में हीट बढ़ सकती है? नहीं, बॉडी में हीट नहीं बढ़ती, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है। हीट कैन डिक्रीज इन बॉडी आफ्टर इजेक्टिंग हीट, नहीं, हीट इजेक्ट करने के बाद बॉडी में हीट कम नहीं होती है, टेम्परेचर कम होता है। हीट रिमूव्ड देन हीट डिक्रीज, नहीं, हीट रिमूव करेंगे तो हीट डिक्रीज थोड़ी होगा। देन हीट क्या लिखा है, डिक्रीज है या डिटेक्ट है? इफ हीट रिमूव्ड देन हीट डिक्रीज, इसका आंसर नो आएगा। आगे चलते हैं, अपना एक और क्वेश्चन है। हीट रिमूव्ड, अगर हीट रिमूव करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यस ये सही है। अगला क्वेश्चन एक और था, क्या था? अगर हम बॉडी को हीट देते हैं, हीट गिवन देन टेम्परेचर इंक्रीज, यस, अगर हम बॉडी को हीट देंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। चलते हैं अब लाइन से, ये सारे क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड हैं जो अभी मैंने बताया। इफ हीट गिवन टू द बॉडी देन बॉडी विल स्टोर हीट, गलत जवाब, बॉडी हीट स्टोर नहीं करती।
बॉडी हीट को क्या करती है, तब हीट से अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है। इफ हीट गिवन टू द बॉडी देन बॉडी विल गेन सम हीट। यस, बॉडी हीट गेन कर सकती है लेकिन स्टोर नहीं कर सकती। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है ना। इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी डिक्रीज, अगर बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो सम टेम्परेचर लॉस बाय बॉडी। इसका आंसर आई थिंक नो होना चाहिए। क्यों क्यों नो होना चाहिए, एक सेकेंड रुको। इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर का लॉस नहीं होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर का लॉस नहीं होगा। ठीक, टेम्परेचर विल बी डिक्रीज नॉट लॉस, टेम्परेचर नॉट लॉस। ठीक, आगे चलते हैं। ये क्या है? इफ सम हीट इज रिमूव्ड, अगर थोड़ी सी हीट रिमूव कर ली है बॉडी से, इफ सम हीट रिमूव देन हीट डिक्रीज इन बॉडी और हीट लॉस बाय द बॉडी। देखो ये इस क्वेश्चन को सर ने शायद यहाँ से मिटा दिया था, ये ऐसे इसको मिटा दिया था सर ने, हाँ इसको मिटा दिया था। इफ सम हीट रिमूव देन हीट डिक्रीज इन बॉडी, अगर हीट को रिमूव करेंगे तो हीट डिक्रीज होगी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होगा, हीट नहीं डिक्रीज होगी, क्योंकि हीट डिक्रीज इंक्रीज नहीं होती है, ये हीट की प्रॉपर्टी है। चलो आगे क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन पे सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम चिंदी। आपको क्या पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन के लिए ये पता होना चाहिए डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तीनों का कन्वर्जन। टी, अब केल्विन प्लस 273 इज इक्वल टू, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर सी होगा और यहाँ पर केल्विन होगा। तो अगर टेम्परेचर को केल्विन में निकालना है तो उसमें सेंटीग्रेड को प्लस कर देते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आप लोग को याद होगी, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री के बहुत सारे न्यूमेरिकल में आपने यूज़ कर ली होगी। जब टेम्परेचर 27 डिग्री दिया है तो वो 300 केल्विन होता है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट करा दिए हैं सर। 273 प्लस 27 क्या हो जाएगा? 300 केल्विन। आंसर नंबर 3। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज रेज्ड बाय 27 डिग्री देन रेज इन टेम्परेचर, चेंज पूछ रहा है, रेज्ड मतलब चेंज, तो आपको ये पता होगा चेंज इन केल्विन इज इक्वल टू चेंज इन सेल्सियस होता है, सेंटीग्रेड होता है, सेंटीग्रेड सॉरी, चेंज इन केल्विन और चेंज इन सेंटीग्रेड सेम होता है। इसीलिए अगर सेंटीग्रेड में 27 का चेंज हुआ है तो केल्विन में भी 27 का ही चेंज हुआ होगा। ये हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता नहीं है, हमें खुद क्वेश्चन से कहवाना पड़ता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन, एग्जाम्स में या फिर ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन हो सकता है, NYQ नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको? क्वेश्चन में दिया क्या है? टेम्परेचर पूछा है जब दोनों इक्वल होंगे। मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? नहीं है। हाँ देखो क्या कह रहा है, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं फिर वो वाला करते हैं। अ टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ 5 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल करस्पॉन्डिंग डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, देखो केल्विन और सेंटीग्रेड का डिफरेंस सेम होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट का ऐसा नहीं होता है। फ़ारेनहाइट का क्या होता है? 1.8 इंटू डेल्टा सी मतलब सेंटीग्रेड। ये होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का चेंज। जब हम लोग को बुखार नापते हैं तो ये फ़ारेनहाइट में नापते हैं, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? टेम्परेचर डिफरेंस 5 डिग्री सेल्सियस में है तो वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा? सीधा 1.8 मल्टीप्लाई बाई कितना? 5, 18 5 90, 90.0, 90.0 को क्या कह सकते हैं? 9 कह सकते हैं। ये हो गया 9। अब एक और अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम में आ सकता है। हाँ इतना अच्छा क्वेश्चन है कि ये टेस्टों में भी अक्सर आता है और एग्ज़ाम में भी। मेरा स्क्रीन बंद हो गया, रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक है। एट वॉट द, वह कौन सा टेम्परेचर होगा? एट वॉट टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट रीड सेम रीडिंग, वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम टेम्परेचर रीड करेंगे? क्वेश्चन में क्या बताया? C इज इक्वल टू F कब रीड करेगा? बस क्या करना है, इसके फॉर्मूले में पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे? C टेम्परेचर माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये होता है स्केल का लॉ। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? C और F बराबर है, तो मैं चाहे F की जगह पर C रख दूँ, चाहे C की जगह पर F रख दूँ। तो मैं F की जगह पर C रख रहा हूँ।
डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब f की जगह पर c रखा, c माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 में से 32 जाएगा कितना आएगा 180। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कैंसिल, इसको किसी और तरीके से करते हैं, 20 से काटते हैं, 20 नवाई 180, 20 पंजे 100, तो क्या आ जाएगा c बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32। f नहीं c, दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम है तो फिर दोनों को एक रखो ना। 32 डिवाइडेड बाई 9, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9c इज इक्वल टू 5c माइनस 32c। अब 32c, अब इस c को इस साइड लाओ, उस c को उस साइड लेके जाओ, चाहे इस c को उस साइड लाओ, चाहे इस c को उस साइड लेके जाओ। 32 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो यहाँ पर 160 आएगा, क्या आएगा 160, ये है 160c। अब इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, कैसे 9c माइनस 5c इज इक्वल टू माइनस 160c। ठीक, अब 9c में से 5c जाएगा, कितना c बचेगा 4c, 9 में से 5 जाता है 4 ही बचता है ना, 4c इज इक्वल टू 160c। यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं? क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि c से c तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कैसे आएगी? देखते हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। c माइनस 32 है, c माइनस 32 है, 5 है, 9c है, 5c है, प्लस यहाँ पर माइनस है, माइनस है, नहीं गलत नहीं कर रहा हूँ मैं। अब ये c इज इक्वल टू 160c डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, ये माइनस का निशान है, 4 से 4 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 40, वो भी माइनस में, माइनस 40 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि दोनों यूनिट एक दूसरे का, इसका यूनिट इसका यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। चलते हैं आगे, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं, मुझे नहीं लग रहा है 40 आंसर आएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ये थ्योरेटिकल पार्ट है। जो 273 डिग्री होता है आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, वो एग्जैक्टली 273 नहीं होता है, वो 273.15 होता है, याद रख लेना बस। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ टेम्परेचर ऑफ पेशेंट का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर उसका फ़ारेनहाइट में बताना है। अब कुछ लोग कहेंगे फ़ारेनहाइट में बताना है तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, गलत, वो चेंज होता है, चेंज नहीं निकालना है, एग्जैक्टली टेम्परेचर निकालना है। एग्जैक्ट टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, c माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 0 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 32, 212 माइनस 32, तो यहाँ से c डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, काट दो, कैंसिल करो, कैसे कैंसिल करेंगे, c डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 20 नवाई 20 पंजे 100, 20 छक्का 9 आएगा, 20 9 180। ओके, मुझे निकालना क्या है, सेंटीग्रेड की ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पुट करके फाइंड करो, कितना दिया गया है टेम्परेचर 40, 40 बटे 5 इज इक्वल टू f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 5, 5 अठे 40, 8 इस साइड आ गया, यहाँ पर क्या है 9 है, 5 अठे 40, 9 अठे 72, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा 8 9 72 इज इक्वल टू f माइनस 32, माइनस 32 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 32, 72 प्लस 32 कितना आ जाएगा 104। अरे बाप रे, कितना तेज बुखार है यार, इसको 104 डिग्री बुखार है, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 104 डिग्री ये वाला आंसर मार्क करेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है 20, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है लोअर फिक्स पॉइंट, एंड बॉइलिंग पॉइंट 150 मतलब अपर फिक्स पॉइंट, और पूछ रहा है 60 डिग्री पर न्यू स्केल में कितना टेम्परेचर होगा। तो इसका एक आंसर ऐसे भी, इसका आंसर देखो ऐसे निकालते हैं यार, सिंपली देखो, स्केल क्या होती है, स्केल क्या होती है, कोई भी स्केल रीडिंग माइनस अपर फिक्स लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो इसको ऐसे पुट करते हैं, पहले सेंटीग्रेड वाली स्केल लेते हैं, सेंटीग्रेड वाली स्केल कैसे लेंगे, ये सेंटीग्रेड वाली लेते हैं 0, ये तो आपको रटी होगी ना यार। अब आगे चलते हैं, अब नया स्केल क्या है, नया स्केल में रीडिंग निकालनी है, मैं नए स्केल को एस मान लेता हूँ, न्यू स्केल, तो नए स्केल को एस मान लिया, जिसमें लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 20 है, 20 है, अपर फिक्स पॉइंट क्या है 60 है, तो ये अपर नहीं 60 नहीं है, अपर फिक्स पॉइंट वो 150 है,
अपर फिक्स पॉइंट क्या है, इसको मैं हटा दूं क्या, जाने दो, ये 150 है। लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, 20 है। लोअर फिक्स पॉइंट 20 है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, इसमें किसकी वैल्यू रखेंगे, 60 डिग्री क्वेश्चन में जो दिया है। तो 60 डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इज इक्वल टू एस माइनस 20। एस को एन लिख देते हैं यार, ये 5 जैसा लिख रहा है। एन न्यू टेम्परेचर, एन माइनस 20 डिवाइडेड बाई 150 माइनस 20 130। 130 से एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल हो गया, तब क्या हो जाएगा इसका 6 इज इक्वल टू क्या, एन माइनस 20 डिवाइडेड बाई 13। 13 छके 13, मैं देखो 13 का पहाड़ा भूल गया यार, 13 पचास 13 संग 78, 78 आएगा। 78 प्लस 20 इज इक्वल टू एन। 78 और 20 कितना आ जाएगा, 108। 108 ही होगा भाई, या कुछ और होगा। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, 78 88 98 होगा यार, क्या कर रहा हूँ मैं, 98 होगा, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, मतलब एक टूटा हुआ थर्मोमीटर है, उसका लोअर फिक्स पॉइंट ये है, अपर फिक्स पॉइंट ये है। तो करेक्ट टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल व्हेन थर्मोमीटर रीड 85। इसका क्या मतलब है, ये फॉल्टी वाले का, ये फॉल्टी वाले का रीडिंग है। क्या है, फॉल्टी वाले का रीडिंग है कितना, 85। ये बात क्वेश्चन में ध्यान देना, ये फॉल्टी वाले का रीडिंग है। तो हमको बताना है कि सेंटीग्रेड में कितना रीड होगा। देखो 60 लोअर है, 96 अपर है, तो आंसर इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में यार, सारे आंसर इन दोनों के बीच में है। मैं तो सोच रहा था मास्टर लगा दूं, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो चलो मेथड से करते हैं। क्या है मेथड, C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ x है फॉल्टी थर्मोमीटर, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 60, अपर फिक्स पॉइंट क्या है 96, लोअर फिक्स पॉइंट क्या है 60। बस इसको सॉल्व करो, आंसर यहाँ पर x की वैल्यू 85 है, तो C निकालना है। C डिवाइडेड बाई 100, x की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना है 85, माइनस 60 डिवाइडेड बाई 96 माइनस 60 कितना होता है 60 70 80 90 36, 36 ही होगा, 70 80 25 होगा, 60 96 60 70 80 90 36 होगा। और ऊपर वाले का आंसर कैसे आएगा, C डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 85 माइनस 60 माइनस 85 क्या आ जाएगा 65, 60 70 80 25 आएगा। 25 डिवाइडेड बाई 30, 2 से कैंसिल करो इसको, इसको 2 से कैंसिल करेंगे कैसे, 18 50 9 25। अब 25 25 में 625 होता है, डिवाइडेड बाई 9। अगर ये 9 नहीं होता 10 होता तो आंसर मेरा आ जाता 62.5, लेकिन आंसर कितना है उससे छोटा है, मतलब आंसर लगभग 65 या 70 के आसपास आएगी, लगभग 70 से। रियल आंसर का 69 है, बट मैं 70 ले रहा हूँ राउंड फिगर के लिए, तो मैं 70 ले रहा हूँ। तो देखते हैं, ऑप्शन इसका गलत है, सर क्लास में बताया था, जो लोग क्लास देख के आए हैं उनको पता होगा इसका ऑप्शन गलत है, 70 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पीवाईक्यू भी आई थिंक, पीवाईक्यू जो लोग पीवाईक्यू साथ पता होगा, ये पीवाईक्यू है। अब देखो एक नया स्केल है, वो फॉल्टी थर्मोमीटर था ना, वैसा है ये एक नया स्केल है जिसका नाम है डब्ल्यू 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 दर्जी, द फ्रीजर के दोस्त का नाम है डब्ल्यू भाई। द न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, द न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड द डब्ल्यू, द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इसका ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट, ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट। तो पूछ रहा है 39, ये डिग्री नहीं है, ये डब्ल्यू है, सर ने क्लास में कट किया था। तो वो 39 सेंटीग्रेड पर कितना डब्ल्यू रीड करेगा, इसका आंसर देखो कैसे आएगा। 39 लोअर है, 239 अपर है, तो 39 पे क्या रीड करेगा, इसका आंसर इन दोनों के बीच में आएगा, पक्का है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा आंसर है यार, चारों आंसर इनके बीच में है यार, जानो तो मैं मास्टर लगाऊंगा नहीं इसमें। चलो स्टार्ट करते हैं। C डिवाइड बाई 100 आपको पता है, C की वैल्यू क्वेश्चन में दी है कितना 39। अब W जो हमको निकालना है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 39, अपर फिक्स पॉइंट कितना है 239, लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 39, कितना 39 है, सेम डायलॉग सर ने क्लास में बोला था। 39 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू W माइनस 39 डिवाइडेड बाई 200 आ गया। 247 में 47 जाएगा तो यही बचेगा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 39 दूना 40 दूना 80, 80 में से 2 जाएगा 78 इज इक्वल टू W माइनस 39। अब W इज इक्वल टू 78 प्लस 39 कितना होगा बाबू, ये होगा 8 8 16 16 17 17 7 फासिले 7 3 10 11। ये है हिंदी मीडियम छात्र का कैलकुलेशन, हम हिंदी में कैलकुलेशन कर पाते हैं, अंग्रेजी कमजोर है, कमजोर नहीं है बट है। 117 के आंसर चलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, रेडी फॉर नेक्स्ट लेक्चर। कल सुबह तक ट्राई करूंगा, कल शाम तक ट्राई करूंगा कि सारे लेक्चर में अपलोड कर दूं, क्योंकि मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहा हूं इस टाइम, ठीक है, ओके बाय। मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए उसमें ग्राफ के क्वेश्चन मिसिंग्स थे, मतलब ग्राफ के क्वेश्चन नहीं है, और आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में भी नहीं है। तो हम लोग ग्राफ फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, किसके किसके बीच क्या क्या होता है। 3 चीज़ होती है ना, क्या क्या 3 चीज़, के एफ सी। हम लोग इसके बीच का ग्राफ देखेंगे, इसके बीच का और इसके बीच का, तीनों के बीच का 6 ग्राफ बनेगा, 3 ही ग्राफ बनेगा।
जो और 3 बनेंगे उसी के कॉपी टाइप बनेंगे। तो हम लोग पहला ग्राफ स्टार्ट करते हैं। कौन सा ग्राफ? पहला ग्राफ सबसे सिंपलेस्ट ग्राफ, एकदम सबसे सिंपलेस्ट कौन सा ग्राफ होगा बताओ? सबसे सिंपलेस्ट होगा के सी का ग्राफ। के सी का ग्राफ करते हैं। के सी का रिलेशन क्या होता है? सी इज इक्वल टू सॉरी के इज इक्वल टू 273 प्लस सी, ये होता है के सी का रिलेशन। तो इसको हम लोग y पे रखेंगे पहले। y m, ये है m ये है c प्लस x। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों को स्लोप क्या मिली? यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसका क्या मतलब है? 1 है 1 है ना, तो हमारी स्लोप आ जाएगी 1 और tan थीटा विल बी इज इक्वल टू 1। मतलब एंगल कितना बनेगा ग्राफ का? 45। इंटरसेप्ट कितनी है? इंटरसेप्ट है पॉजिटिव 273। तो चलो ग्राफ बना लेते हैं सिंपल से। ये है ग्राफ, ये है, देखो अगर पहले बोला ग्राफ ऑफ के और सी तो वाई एक्सेस पे सी होगा, जो पहले होगा वो वाई एक्सेस पे होगा। तो हम लोग वाई एक्सेस पे किसको रख रहे हैं? के को रख रहे हैं। वाई एक्सेस पे के रखेंगे या सी के रखेंगे? आप बताओ, पहला ग्राफ के सी के बीच में बनाए या सी के बीच में? एक काम करते हैं, हम पहला ग्राफ के सी के बीच में बना रहे हैं। ठीक, तो ये है के, ये है सी। तो ग्राफ में जो इंटरसेप्ट है कितना है? प्लस 273। मतलब ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, और इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा? 45। क्यों? क्योंकि टेन थीटा 45 था, टेन थीटा 1 था, इसीलिए। ये हो गया के सी का ग्राफ। अब हम अगर सी के का ग्राफ बनाएंगे तो सी और के का ग्राफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर वाई एक्सेस पर सी है, एक्स एक्सेस पर के है। तो अगर सी के का ग्राफ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू सी प्लस 273 होता है, तो सी इस साइड आ जाएगा और के माइनस 273 हो जाएगा। तो अब इस बार जो इंटरसेप्ट है वो क्या हो गया? मेरा इंटरसेप्ट हो गया माइनस 273, मतलब ग्राफ नेगेटिव में जाएगा वाई इंटरसेप्ट इसका। ठीक, स्लोप कितना है ग्राफ की? ग्राफ की स्लोप है m इज इक्वल टू, अभी भी 1 ही है, तो ये वाला ग्राफ यहाँ नीचे से बनेगा ऐसे। और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी? यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी? माइनस 273। यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी? ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर c की वैल्यू क्या होगी? प्लस 273। ये हो गया सी के और वाई सी के और के सी का ग्राफ। अब चलते हैं अगले ग्राफ में। अगला ग्राफ क्या है? अगले ग्राफ में चलते हैं। ये पीडीएफ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है मेरा? ये मेरा पीडीएफ ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? एक सेकेंड। अब अगला ग्राफ करते हैं। अगला ग्राफ कौन सा है? अगला ग्राफ है किसके किसके बीच? अगला ग्राफ है एफ और सी के बीच। अब हम सी और एफ और सी का ग्राफ बनाएंगे। तो पहले इसका रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन क्या होता है? सी और एफ के बीच का क्या रिलेशन होता है ब्रो? सी इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, सी इज इक्वल टू क्या होता है? सी डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9। ये होता है सी और एफ का रिलेशन। अब हम एक बार सी के ग्राफ बनाएंगे, एक बार एफ सी का। तो सी के क्या हो जाएगा? एफ क्या हो जाएगा? यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमको एफ मिल जाएगा, एफ 5f हो जाएगा, और इस साइड हो जाएगा 9c डिवाइडेड बाई 5 प्लस क्या हो जाएगा? 32। तो ये एक बार ये वाला बनाएंगे, दूसरी बार सी और एफ के बीच बनाएंगे। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5f डिवाइडेड बाई 9। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हो, अब इसमें मुझे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके ला सकते हो। तो 5f डिवाइडेड बाई 9 माइनस क्या माइनस करेंगे इसमें? 160 मैंने पहले से करके रखा है ताकि टाइम बच जाए वीडियो में। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा वाला ग्राफ। अब क्या? अब ये कि पहले हम इसको y बराबर mx एक बार इस पे रखेंगे, एक बार इसको प्लस सी करेंगे, फिर दूसरी बार में इसको y रखेंगे, इसको mx प्लस सी करेंगे। दोनों बार में फ़र्क क्या होगा? फ़र्क सिर्फ इतना होगा, तो एक बार इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, एक बार इंटरसेप्ट निगेटिव है, सिर्फ इतना फ़र्क होगा। और यहाँ पर देखो स्लोप क्या है? यहाँ पर स्लोप है टेन थीटा इज इक्वल टू 5/9। एक बार 5/9 है, और यहाँ पर स्लोप क्या है? यहाँ पर स्लोप है 9/5। बस इतना फ़र्क है। वाई इंटरसेप्ट एक बार पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है। तो चलो इसको करते हैं। पहले हम कौन सा वाला ग्राफ बनाएं? सी एफ वाला या एफ सी वाला? कोई भी बना लो। वाई एक्सेस पे एफ को रखो, जो पहले बोलता है उसको वाई पे रखते हैं। ये है ग्राफ किसके बीच? एफ सी के बीच ग्राफ है। तो एफ सी के बीच कैसे ग्राफ बनाएंगे? पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, मतलब यहाँ से ग्राफ चालू होगा 32, यहाँ से चालू होगा, और ये हो जाएगा मेरा थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन थीटा कितना हो जाएगा? 9/5। और वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पर सी कितना हो जाएगा? प्लस 32। तो ये हो गया एफ सी का ग्राफ। अब इसी तरह हम बनाएंगे किसका ग्राफ? इसी तरह हम बनाएंगे सी एफ का ग्राफ। पहले सी फिर एफ। तो इसमें क्या होगा पता है? इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, मतलब सी की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी और ऐसे जाएगी।
तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है -160 डिवाइडेड बाई 9। एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू से क्या करना है, यहाँ पर स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/9। कॉन्सेप्ट है यार, अब ग्राफ को रटने की जरूरत नहीं है। अगर सबको सी और एफ का रिलेशन पता है, आपको y बराबर mx c पता है, तो क्यों रटना ग्राफ भाई, क्यों। ये हमारा चार ग्राफ बन गया। अब चलते हैं अगले ग्राफ पर। अगला कौन सा ग्राफ है भाई, अगला हमारा ग्राफ है एफ और के बीच। के एफ का एक ग्राफ बनाएंगे और दूसरा ग्राफ एफ और के का बनाएंगे। मैंने पहले से ही रिलेशन वो कर लिया है, क्या बोलते हैं, तो इस पर एक बार हम के एफ का बनाएंगे तो यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर के हो जाएगा। दूसरा ग्राफ एफ के का बनाएंगे तो यहाँ एफ हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा। के एफ के बीच का रिलेशन निकालते हैं। चलो, के एफ के बीच का रिलेशन क्या होता है, के -273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एफ -32 डिवाइडेड बाई 180। इसको सॉल्व करो, के एफ के बीच का रिलेशन आ जाएगा। कैसे, अब इसमें के की वैल्यू निकालनी है। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 एफ प्लस, यहाँ पर ब्रैकेट रखना भाई, 273 माइनस 160 डिवाइडेड बाई 9। अब ये 160 डिवाइडेड बाई 9, 273 छोटा वैल्यू होगा, तो जो इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव आएगी। टेन थीटा क्या आएगा, टेन थीटा आएगा 5/9। ओके, अब दूसरे वाले पे चलते हैं। अब सेम यही वाला चीज़ यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ब्रो, f इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, 9k डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पर प्रॉपर माइनस आएगा, -2297 97 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पर निगेटिव है लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर जो c है वो निगेटिव है और यहाँ पर c पॉजिटिव है। यहाँ पर स्लोप क्या है, टेन थीटा क्या है, टेन थीटा है 9/5। अब चलते हैं ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। के एफ का ड्रॉप कैसे होगा ग्राफ, अब इसको हम करेंगे, कलर चेंज करके बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। y बराबर mx प्लस सी, ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया c। तो c कितना है, c यहाँ पर कुछ पॉजिटिव है, एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, तो ये मेरा ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्लोप है वो कितनी हो जाएगी, स्लोप टेन थीटा क्या हो जाएगा 5/9 हो जाएगी स्लोप। आगे चलते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है, मतलब -2297/5 ये कुछ आएगा, आई थिंक 400 के आसपास आएगा, तो निगेटिव आएगी इंटरसेप्ट। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और जो इसका टेन थीटा है वो क्या हो जाएगा 9/5, इसका स्लोप 9/5 होगा। थीटा इनवर्स ऑफ 9/5 इंटू 10 इनवर्स ऑफ 9/5 जो इसका थीटा है। तो यहाँ पे ग्राफ होता है खत्म। ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, टेस्ट में आते हैं, इसीलिए मैंने कवर किया, वरना नहीं करता। तब तक के लिए ओके बाय।